आप सभी को झारखंड नोटबुक में हार्दिक स्वागत है। झारखंड की जो पहचान है क्या है? जल, जंगल और जमीन। और झारखंड की पहचान तब तक अधूरी रह जाती है जब तक हम लोग झारखंड की जनजाति की बात नहीं करते हैं। झारखंड के खूबसूरती में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्या क्या करती है? जल, यहाँ का जंगल, यहाँ का जमीन और फिर यहाँ की जनजाति। यहाँ के जनजाति के बिना झारखंड का संपूर्ण इतिहास अधूरा है, संपूर्ण राजनीति अधूरी है और संपूर्ण भूगोल अधूरी है। अगर आपको झारखंड को जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा झारखंड के जनजाति के बारे में या रहने वाले लोगों के बारे में, उनके खान पान और उसके कल्चर के बारे में। जब तक उनके कल्चर को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग अपने राज्य को समझ नहीं पाएंगे। और इसी कारण जो है झारखंड राज्य का विकास जो है वर्षों से जो है बाधित है, क्योंकि यहाँ की सरकार यहाँ को जनजाति को समझने में विफल रही है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजाति के बारे में। और आज हम लोग झारखंड के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्प करेगी ही, साथ में झारखंड को बेहतर जानने में आपको मदद करेगी। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब 2011 में झारखंड, पूरा भारत की जो सेंसस हुई थी, जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी, तो उसमें ये पता चला था कि झारखंड में जो जनजाति की संख्या है वो कितना है? 86,40,45,042। यानी कि झारखंड में जितना जनजाति है उस कुल का 26.2%, यानी कि 100 में से 26.2% लोग क्या है? झारखंड की जनजाति है। तो ये देख रहे हैं आप, इसकी संख्या जो है 2011 में 26.2%, ये बड़ा नहीं है, ये घटा है। यानी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो झारखंड में जनजातियों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। ये आप याद रखिएगा। दूसरा हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने जा रहे हैं क्या, कि झारखंड में टोटल जनजाति की संख्या कितनी है। तो झारखंड में टोटल जो जनजाति पाई जाती है वो 32 प्रकार की जनजाति झारखंड में पाई जाती है। कितने? 32 जनजाति पाई जाती है, जिनमें से 8 जो है आदिम जनजाति है और 2 जो है वो 24 जनजाति क्या है? अनुसूचित है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछा जा सकता है, चाहे जेएसएससी का एग्जाम हो चाहे जेपीएससी का, कि झारखंड में जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, जो आपको परसेंटेज याद रखनी है, 26.2%। झारखंड में जनजाति की संख्या कितनी है? तो 32। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितना है? तो झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या 8 है। झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या कितना है? जनजाति की संख्या कितना है? तो 24 है। तो ये नंबर्स आपको माइंड में रखना है, इस डाटा को आपको याद रखना है। ये डाटा आपको जैसे जैसे बार बार आप रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगी। हम लोग अगर आदिम जनजाति की संख्या की बात करें तो कुल जनजाति का 2.4% आदिम जनजाति है। आप यहाँ पर भी एक डाटा को आपको याद रखना है, ये थोड़ा इसमें डाटा है, नंबर ऑफ डाटा ज़्यादा है, तो बार बार आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार इसको कहीं लिख के रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, तो वहाँ आपको याद करने में आपको हेल्प करेगी। तो कुल जनसंख्या आप यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 86,45,042 कुल जनजाति की संख्या है झारखंड में। उनमें से जो है 29,000, नहीं गलत पढ़ रहे इसको, 2,92,359 जो है क्या है? वे आदिम जनजाति है, जो कि कुल जनजाति का 2.4% है। ये आपको डाटा क्लियर हो गया। ये जितने डाटा थी आपको माइंड में बैठ गया। तो एज ए माइंड मैप आप याद करेंगे चीज़ों को तो आपको ज़्यादा लंबा समय तक याद रखेगी। दूसरा और एक चीज़ याद रखना, पोजीशन, कि झारखंड का जो है देश में जनजाति की दृष्टि से कौन सा पोजीशन रखती है? तो 4th पोजीशन रखती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जनजातियों के सरनी आएगा तो 4th पोजीशन में झारखंड बिलोंग करती है। हम लोग झारखंड की जनजाति को मेनली 4-5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकार क्या है? एक, निर्वाह के आधार पर, यानी कि वे किस प्रकार के जीवन निर्वाह करते हैं, इस आधार पर हम लोग जनजाति को 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। कितने? 4। पहला हो गया, नंबर 1 हो गया घुमंत जनजाति। दूसरा हो गया आपका घुमंत कृषक जनजाति। तीसरा हो गया आपका कृषक जनजाति। और चौथा हो गया आपका शिल्प जनजाति। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हम लोग रहन सहन के आधार पर बात करें, यानी कि उसके रहन सहन के आधार की बात करें हम लोग, तो झारखंड की जनजाति कितने प्रकार की है? 4 प्रकार का। सबसे पहला आती है घुमंत जनजाति, जो कहाँ रहते हैं? अस्थायी बस्ती में रहते हैं, जिसे टंडा कहा जाता है। तो घुमंत जनजाति के अस्थायी बस्ती, अस्थायी बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो टंडा के नाम से जाना जाती है। जो वस्त्र घुमंत जनजाति पहनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रया बोलते हैं। इस जनजाति का नाम क्या क्या है? हम लोग घुमंत जनजाति की बात करें तो बिरहोर जनजाति, हिल, खड़िया,
ये सारे क्या है, घुमंत जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अब भोजन संग्राहक यानी घुमंत जनजाति को किस प्रकार की जनजाति है, भोजन संग्राहक है और ये कृषि से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो झारखंड की जितने भी जनजाति है, मेनली जो मुख्य पेशा है, अगर हम लोग झारखंड के जनजाति का मेन पेशा की बात करें, यानी कि जीवन निर्वाह का मेन स्रोत की बात करें, मेन सोर्स, तो क्या है वो, एग्रीकल्चर है। क्या है वो, एग्रीकल्चर। यानी कि मेनली जो है झारखंड की जनजाति किस पर डिपेंड है, कृषि पर ही डिपेंडेबल है आज तक, टिल डेट। हम लोग घुमंत सेकंड पोजीशन जो आती है, सेकंड नंबर की जनजाति झारखंड में पाई जाती है, वो कौन सी है, घुमंत कृषक जनजाति, जिसका मुख्य व्यवसाय क्या है, झूम कृषि। क्या है, झूम कृषि, जिसे जनजातीय भाषा में कुरवा कहा जाता है। तो झूम कृषि का डिफरेंट डिफरेंट नेम है और बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाती है कि झूम कृषि को और किस किस नाम से जानी जाती है। तो झारखंड में झूम कृषि को झारखंड की जनजातियों द्वारा क्या नाम दिया गया है, कुरवा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कुरवा। हम लोग जनजाति की बात करें, जो घुमंत कृषक जनजाति की है, तो सोरिया, पहाड़िया और कोरबा जनजाति। अब हम लोग बात करेंगे कृषक जनजाति के बारे में। तो कृषक जनजाति जो है वो स्थायी कृषि करते हैं, तो उन जनजाति को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कोई भी एक जगह पर रह करके परमानेंटली अगर खेती कर रहे हैं तो उसे हम लोग स्थायी कृषि बोलते हैं। अगर वो लोग बार बार वो लोग अपना जो ज़मीन जो है चेंज करते हैं, एक मौसम यहाँ पर शासन बोल रहे खेती किया, फिर दूसरा जगह जाकर खेती किया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। तो कृषक जनजाति क्या है, स्थायी कृषि है, यानी कि एक ही जगह पर अपना भूमि को रख करके वो लोग खेती करते हैं। तो इनमें कौन कौन सा जनजाति शामिल है, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, मुंडा और भूमिज शामिल है। एक चौथा कैटेगरी की झारखंड की जनजाति है निर्वाह के आधार पर, वो क्या है, शिल्प जनजाति, जो गृह उद्योग जैसे कि टोकरी वगैरह हो गया, ये सारे बनाने के काम करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख आता है महली जनजाति। तो महली जनजाति को किस जनजाति के नाम से जाना जाता है, शिल्प जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो महली, करमाली, लोहरा, चीक बड़ायक, ये सारे किस प्रकार की जनजाति है, तो शिल्प जनजाति है, यानी कि जो लोग हस्तशिल्पों से जुड़ा हुआ है, बांस वगैरह का टोकरी बनाते हैं, तो उसे हम लोग शिल्प जनजाति के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संथाल्स। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में भर भर के पूछा गया है, मैक्सिमम एग्जाम में, जेएसएससी एंड जेपीएससी का, कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति किस समुदाय से बिलोंग करती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समुदाय से बिलोंग करती है। ये आप याद रखिएगा, किस समुदाय से, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समुदाय से बिलोंग करती है। कौन, झारखंड की संथाल जनजाति। संथालों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, संथाली भाषा है। और संथाली भाषा की जो लिपि है उसे क्या कहा जाता है, ओलचिकी कहा जाता है। कौन सा लिपि, ओलचिकी। तो संथाली भाषा का लिपि का नाम क्या है, ओलचिकी जो है इसका लिपि का नाम है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने वाले समय में पूछा भी जाएगा। संथाल जनजाति में जो गोत्रों की संख्या है, कितनी गोत्रों की संख्या है, 12। ये आप याद रखिएगा कि संथाल जनजाति में गोत्रों की संख्या कितना, 12 गोत्र पाया जाता है संथाल जनजाति में। उन 12 गोत्रों का नाम अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अगर याद रहेगा तो। उनमें से कुछ तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, जैसे जो झारखंड का प्रमुख है, जैसे हंसदा हो गया, सोरेन, किस्कू, हेम्ब्रम, मुर्मू, टुडू हो गया, तो ये तो मरांडी हो गया, ये सारे आपको इजीली याद रह जाएगी, जो झारखंड के क्या संथाल जनजाति का गोत्र का नाम है। फिर आपको कुछ कुछ याद रखना है, जैसे बासेक हो गया, बेसरा हो गया, पोरिया हो गया, चौड़े हो गया। तो ये सारे संथालों के क्या गोत्र है। संथालों में जो गोत्र व्यवस्था पाई जाती है, तो ये अगर पूछा जाएगा आपसे, कुछ 4 टॉपिक दे दिया जाएगा संथाल्स के बारे में और पूछा जाएगा कि संथालों में गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता, तो वो क्या फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो संथालों में क्या पाया जाता है, गोत्र व्यवस्था पाई जाती है और गोत्रों की संख्या कितना है, 12 है। झारखंड का संथाली भाषा का लिपि को ओलचिकी कहा जाता है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है द संथाल्स। अगर हम लोग संथाल की निवास क्षेत्र की बात करें तो एक पूरा परगना, संथाल लोगों का मेन निवास स्थान है, जो कि दुमका, पाकुड़, ये गोड्डा, ये वाला एरिया कवर करती है। उसके अलावा चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन इलाकों में जो है संथाल जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। बाकी ऑल ओवर झारखंड में पाई जाती है, बट इन जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में संथालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संथालों की जनसंख्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सेशन को अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे संथालों की ग्रामीण व्यवस्था के बारे में। तो संथालों में एक माझी थान होता है। क्या होता है, एक माझी थान।
माझी थान किस लिए होती है? धार्मिक कार्यों के लिए माझी थान होती है। किसके लिए होती है? धार्मिक कार्यों के लिए। तो आप याद रखिएगा ये चीज़, संथालों का धार्मिक कार्य कहाँ पर संपन्न होती है? तो संथालों का धार्मिक कार्य जो है माझी थान में जो है संपन्न होती है। जितने भी प्रकार के पंचायती बैठक होगा तो वो कहाँ पर होगी? माझी थान में होगा। और माझी थान को क्या माना जाता है? तो माझी हड़ाम बोंगा का निवास स्थान। किसका निवास स्थान? माझी हड़ाम बोंगा के निवास स्थान माना जाता है माझी थान को। और संथालों का जो सर्वोच्च देवता है उसका नाम क्या? मरांग बुरु। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि संथालों के सर्वोच्च देवता के नाम क्या है? तो संथालों का जो सर्वोच्च देवता का नाम है वो क्या है? मरांग बुरु, जिसे ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ठाकुर जी भी। तो अगर ठाकुर जी किस भगवान को कहा जाता है? तो मरांग बुरु को ठाकुर जी कहा जाता है, जो संथालों की देवता है, भगवान है, सर्वोच्च देवता है। और ये जो माझी थान है, ये जो संथालों की जो मुखिया होती है उसी के घर के आसपास बनाया जाता है। कहाँ पर? मुखिया के घर के आसपास ही माझी थान का निर्माण किया जाता है। तो माझी थान से रिलेटेड 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला, मरांग बुरु जो है इसका सर्वोच्च देवता है, एक इम्पोर्टेंट है। जितने प्रकार के धार्मिक कार्य हो गए ये आपको याद रखना है। तीसरा, संथालों की पंचायती बैठक कहाँ पर संपन्न होती है? तो माझी थान में संपन्न होती है। और माझी थान किसका निवास स्थान है? तो माझी थान जो है माझी हड़ाम बोंगा की निवास स्थान है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, एक होती है जहर थान। अगर आप संथाल ग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे जहर थान, एक जहर थान पाया जाता है। तो जाहिर एरा के अतिरिक्त प्रमुख देवी देवताओं का निवास कहाँ पर बनाया गया? जहर थान, जो कि साल वृक्ष होती है और साल वृक्षों के बीच में उन लोगों का जो है देवताओं का पास होती है, तो उसे बोला जाता है जहर थान। जो आप किसी भी संथाल गांव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आजीविका की बात करेंगे। संथालों की जो मेन आजीविका क्या है, यानी कि वे अपना रोजी रोटी किस प्रकार से चलाते हैं? तो मेनली कृषि कार्य करके जो है संथाल अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और मैक्सिमम संथालों का जो जीवन है आज के डेट में भी अभावग्रस्त है। मुख्य भोजन चावल है। संथालों का मुख्य भोजन क्या है? वे लोग जो होती है चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो प्रिय पेय, संथालों के प्रिय पेय को क्या कहा जाता है? पोचाई कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का शराब है जिसे चावल से बनाया जाता है। अब हम लोग अगर कल्चरल रीति रिवाज की बात करें संथालों की, तो संथालों, कोई भी आप अपना संथाल दोस्त देखेंगे या संथाली लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके शरीर के किसी भी जगह पर गोदना किया हुआ रहता है, यानी कि एक चिन्ह रहता है जो सिक्का का चिन्ह होती है। किसका? सिक्का का। मेनली ये पुरुष का बाएं हाथ पर मिलती है। कहाँ पर? कोई संथाली पुरुष के बाएं हाथ पर आपको दिखने मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको एक प्रकार का चिन्ह, जिसे क्या कहा जाता है? गोदना कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? गोत्र चिन्ह है। क्या है? एक गोत्र चिन्ह। और गोत्र चिन्ह से संथालों में एक असीम श्रद्धा होती है और एक भय भी होती है। और ये लोग इसको नष्ट करना जो है अपना पाप मानते हैं, और नष्ट करना संथालों में वर्जित है। यानी कि आप अगर एक बार गोत्र चिन्ह लगा लिए है, गोदना प्रथा कंप्लीट कर लिया है, तो उस गोत्र को आप मिटा नहीं सकते, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते। अगर किसी पुरुष के बाएं हाथ पर अगर ये निशान नहीं रहेगा तो कोई भी महिला जो होती है संथालों में उससे विवाह नहीं करना चाहती, यानी कि उन लोगों का विवाह नहीं होता है। यानी कि पुरुष को विवाह करने से पहले बाएं हाथ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए? वो सिक्का का चिन्ह होना चाहिए, जिसे हम लोग गोत्र चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि किस चिन्ह के ना होने से संथालों में जो है महिलाएं जो है विवाह नहीं करती है। तो कौन सा चिन्ह का नहीं होने से? पुरुष के अगर बाएं हाथ पर वो चिन्ह नहीं है तो उस पुरुष से कोई भी महिला वहां पर शादी नहीं करेगी। ये आपको क्लियर हो गया। सांस्कृतिक रीति रिवाज, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा पॉइंट है। सांस्कृतिक रीति रिवाज से विवाह के संबंध में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कोई भी कल्चर में विवाह जो होती है, मैरिज जो होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो संथालों में बहुत प्रकार की विवाह देखने में पाई जाती है। आप सारे विवाह का नाम अगर हो सकते हैं तो याद कर ले, ये जरूरी नहीं कि सारा का नाम याद हो भी जाए, बार बार पढ़ेंगे तो हो भी सकता हो जाए। तो मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है विवाह संबंधित, वो क्या है कि संथालों में जो है समान गोत्रों में विवाह नहीं हो सकती है। यानी कि आपको बताए कि 12 गोत्र है, 12 गोत्र आपको बताए, तो उस 12 गोत्रों में जो समान प्रकार के गोत्र है उसमें जो है विवाह प्रथा नहीं पाई जाती है। यानी कि वो क्या कर सकते हैं? अपने गोत्र छोड़ करके दूसरा गोत्र में ही शादी कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बहिर्विवाही। क्या बोलते हैं? बहिर्विवाही। तो संथालों में जो शादी होती है वो बहिर्विवाही गोत्रों में संथालों में शादी होती है। और समगोत्रीय विवाह जो है संथालों में अपराध माना जाता है। यानी कि अगर एक ही गोत्र का लड़का और लड़की अगर शादी कर लिया तो वे जो मैरिज है वो क्या इनवैलिड है, यानी कि वो वैलिड नहीं है। तो संथालों में जो शादी वैलिड कब होगा? जब वो अलग अलग गोत्रों से शादी करेगा। जब क्या करेगा? वो अलग अलग गोत्रों से शादी करेगा तो ही वो वैलिड होगा। अगर वो एक प्रकार के गोत्रों से शादी कर लेते हैं तो शादी उसका इनवैलिड माना जाएगा और वो एक प्रकार के अपराधी के श्रेणी में उसको रखा गया है। अब हम लोग संथाल में विवाह का प्रकार की बात करेंगे। हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दिए हैं, बाकी अगर आप याद रख सकते हो तो याद कर सकते हैं।
आप देखेंगे किरिंग बापला विवाह, जिसे बहु बापला भी कहा जाता है, और सर्वाधिक प्रचलित है किरिंग बापला। तो संथालों में कौन सा विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो किरिंग बापला विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें जो है वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को क्या दिया जाता है? पौन दिया जाता है, जिसे बधू मूल्य कहा जाता है। तो संथालों में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है? संथालों में बधू मूल्य को पौन कहा जाता है। और ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि संथालों में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है। तो संथालों में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा और टाइप के विवाह, जैसे किरिंग जबाई हो गया, इतूत विवाह हो गया, निर्बलोक विवाह, टुनकी दीपिल बापला, घरदी जमाई, सेवा विवाह और सांगा विवाह। तो इस प्रकार की विवाह जो है झारखंड में संथालों के द्वारा होती है और झारखंड के संथालों के रीति रिवाज में शामिल है, जिसमें से किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित है, बहरी विवाह जो है प्रचलित है, और समगोत्रीय विवाह क्या एक अपराध के श्रेणी में माना जाता है। तो संथालों के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पर्व मनाई जाती है, जिनमें से सबसे प्रमुख हो गया सरहुल, बहावा, सोहराई, करम, बांधना, एरोक, माघसिम, हरिहर सिम। और ये जितने भी पर्व त्योहार है संथालों का, ये किससे संबंधित है? ये सारे कृषि कार्य से संबंधित है। किससे? कृषि कार्य से। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो संथाल जनजाति है वो अपना जो पर्व त्योहार भी है वे क्या नेचर से रिलेटेड है। किससे? सारे प्रकृति से रिलेटेड है। तो ये लोग जितने भी होते हैं वे प्रकृति के एक समर्थक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि झारखंड की मैक्सिमम जनजाति प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से उनका एक अलग ही प्रकार का लगाव है, जो प्रकृति से ही सारे चीज़ों को लेते हैं। बट जो प्रकृति को रक्षा करने की बात आती है तो इन लोगों का नाम सबसे पहला आता है। तो संथालों में कौन कौन सा पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे संथालों की शासन व्यवस्था के बारे में। तो संथाल का जो पंचायत होती है क्या होती है? एक पंचायत होती है जिसका प्रमुख को मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। और ये जो पंचायत है ये गांव का जो प्रशासनिक और न्यायिक इकाई है। तो शासन व्यवस्था में आप याद रखिएगा, संथालों का जो पंचायत होती है वे गांव का क्या होती है? प्रशासनिक और न्यायिक यूनिट होती है। और जो पंचायत का प्रमुख जिसे हम लोग मांझी कहते हैं वे जो होती है इसका उस गांव का क्या होता है? प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। यानी भी किसी भी प्रकार की प्रशासनिक चीज़ के बारे में अगर निर्णय लेना हो या कोई अगर गलत किया है तो वहाँ न्याय की बात आती है तो उसका डिसीजन कौन लेगा? मांझी लेगा, जो पंचायत का प्रमुख होता है। तो पंचायत के प्रमुख को हेल्प करने के लिए दो लोग आती है। कितना लोग आती है? दो। एक आता है उप प्रधान। क्या आता है? उप प्रधान, जिसे संथाली में प्राणिक कहा जाता है। और दूसरा आता है मांझी का सहायक, जिसे जोग मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोग मांझी। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि जोग मांझी कौन बन सकता है? तो कोई भी संथाली युवक या युवती सरदार जो है वो जोग मांझी बन सकते हैं। और उप प्रधान जो होती है, जो प्राणिक होती है, ये मांझी को हेल्प करती है प्रशासनिक और न्यायिक डिसीजन लेने में। अगर हम लोग बात करें पंचायत में एक होती है गोड़ायत होती है, जिसे संथाली में गोड़त नाम से जाना जाता है। तो गोड़त का काम क्या रहता है? गोड़त क्या करते हैं? सूचनाओं का एकत्र करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको कलेक्ट करते हैं और वे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले भी जाते हैं। यानी कि वो मैसेंजर का भी काम करते हैं। तो कलेक्टर और मैसेंजर फॉर इन्फॉर्मेशन का कौन है? गोड़त, जिसे गोड़ायत कहते हैं। और ये किसमें है? संथालों के शासन व्यवस्था में ये शामिल है। शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है कि सबसे कोठर सजा क्या है? तो बिठला जो है सबसे कोठर सजा है संथालों में। और ये बिठला क्या होती है? जब कोई अपने ही गोत्रों में विवाह कर लेते हैं तो उसे बिठला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बिठला नहीं, सॉरी, अपने गोत्रों में नहीं, इसको गलत बताइए। अगर बिठला जो कहा जाता है इसे किसे कहा जाता है? जब वह कोई दूसरे लोगों को जनजाति छोड़ करके कोई दूसरे लोगों को विवाह कर लेते हैं तो उसे बिठला कहा जाता है, जो कि सबसे कठोर सजा है। आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक दंड का प्रावधान है इसमें। और हत्या के छोड़कर अपराधों का निर्णय पारंपरिक संस्था द्वारा लिया जाता है, जबकि आज के डेट में इन सारी चीज़ों में कमी आ रहा है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे उरांव जनजाति के बारे में और उरांव जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें? डिटेल्स में हम लोग संथाल की शासन व्यवस्था, संथाल की जो कल्चर, पर्व त्योहार, किस प्रकार की विवाह होती है, सांस्कृतिक रीति रिवाज, कौन कौन से ग्रामीण व्यवस्था है संथालों की, संथालों का निवास क्षेत्र, और क्या देखा हम लोग संथालों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्लास जारी रहेगी। आगे आने वाले सेशन में हम लोग और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।